हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका लूसेंट रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम इतिहास का रिवीजन कर रहे हैं बिल्कुल शुरू से। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है 13 नंबर का। इसके पहले हम 12 लेक्चर देख चुके हैं। बिल्कुल पहले पेज से मैंने स्टार्ट किया है, तो आप शुरू से जरूर देखें। हर एक चीज मैंने बेसिक लेवल से समझाई है, जिससे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से हर एक बात समझ में आएगी और ट्रिक के माध्यम से हम याद भी करते चल रहे हैं। तो बस आपको क्या करना है, एक बार पूरा पढ़ना है और फिर रिवीजन करना है, जिससे ये चीज आपके लंबे टाइम तक दिमाग में अच्छे से बैठी रहे। ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का ये कमेंट आया कि मैम पॉलिटी का, ज्योग्राफी का, इसका भी लेक्चर स्टार्ट करिए। तो देखिए, आपका मुझे एक क्या चाहिए, सजेशन चाहिए कि मुझे सबसे पहले पॉलिटी स्टार्ट करना चाहिए या ज्योग्राफी स्टार्ट करना चाहिए। आप कमेंट करके बता सकते हैं। कमेंट जिसके सबसे ज्यादा रहेंगे, क्योंकि कुछ लोगों के पेपर है तो उन्होंने बोला कि हमें पॉलिटी पहले पढ़नी है, हमें ज्योग्राफी पहले पढ़नी है। तो सबसे ज्यादा जिसके कमेंट रहेंगे, ऐसा होता है ना, वोट करना है आपको, जिसके सबसे ज्यादा कमेंट रहेंगे पॉलिटी या ज्योग्राफी के लिए, हम वो स्टार्ट कर देंगे इतिहास के साथ साथ। ठीक है। तो आपको बताना है कि हमें अगला जो आपका टॉपिक है वो क्या स्टार्ट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज का मोटिवेशन जो है आपका, इट ऑलवेज सीम्स इम्पॉसिबल अंटिल इट्स डन। सिंपल सी लाइन है, आपको हर एक चीज इम्पॉसिबल ही लगेगी। मतलब ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो पढ़ने में इतने अच्छे नहीं होते, और उनको सोसाइटी ने, उनके स्कूल के टीचर्स ने, स्कूल के फ्रेंड्स ने हमेशा क्या बना के रखा होता है, तू पढ़ने में अच्छा नहीं है, तू पढ़ने में अच्छी नहीं है। तो वो अपने आप को वो क्या कर लेते हैं, बिल्कुल अंडर कॉन्फिडेंस कर लेते हैं कि हाँ हमसे तो नहीं होगा, हमसे नहीं होगा। तो फिर वो क्या करते हैं, जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ज्यादा कॉन्फिडेंस रहता नहीं है उनके अंदर। इस चक्कर में वो अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाते, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि वो एग्जामिनेशन निकाल सकते हैं, वो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि हर एक चीज दूर से हमेशा हर एक चीज इम्पॉसिबल लगती है जब तक कि वो हो नहीं जाती। तो आपको क्या करना है, हर एक चीज दिमाग में क्लियर रखनी है। अगर आप कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सबसे पहले खुद को आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप ये पेपर आराम से निकाल लेंगे। जितना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आप खुद को कन्विंस करेंगे, उतना ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी पूरी बॉडी, आपका माइंड पढ़ने में ध्यान लगा पाएगा। क्योंकि ऐसे ही काम करता है माइंड आपका। जितना ज्यादा आप उसको सपोर्ट करेंगे, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा वो सपोर्ट करेगा और उतने ही ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके सफल होने के। ठीक है। तो हमेशा दूर से चीजें, ऑलवेज इट सीम्स इम्पॉसिबल, जब तक कि वो हो नहीं जाता, अंटिल इट्स डन। ठीक है। तो आपको क्या करना है, अपने ऊपर मोटिवेशन हमेशा बना के रखना है कि बिल्कुल हर चीज पॉसिबल है। आज हम करने वाले हैं महाजनपद का काल। हमने देखा है वैदिक का टाइम, वैदिक काल। वैदिक काल के बाद हमने देखा उत्तर वैदिक काल। अब जो भी चीजें लूसेंट में मिल रही हैं, हम वही चीजें डिस्कस कर रहे हैं। आपको भी पता है कि जब हम इतिहास पढ़ेंगे मेंस में, तो इससे बहुत ज्यादा चीजें हमें मिलेंगी। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल में। स्त्रियों की स्थिति देखें तो वैदिक काल में अच्छी थी, उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे खराब होती गई। वर्ण व्यवस्था देखें तो वैदिक काल में आपका किस पे आधारित था, यहाँ पे कर्म आधारित था, है ना। जो काम करोगे वैसा आपका वर्ण कहलाएगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये जन्म आधारित हो गया। ठीक है। इसके अलावा कर्मकांड वगैरह अगर कहीं बढ़े हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कर्मकांड, यज्ञ वगैरह का प्रचलन कब बढ़ा, तो ये बढ़ता है उत्तर वैदिक काल में। वैदिक काल में लोग ज्यादा फोकस किस पे करते थे कि भाई हम स्वस्थ रहें, हमारे जो पशु पक्षी हैं वो सारे स्वच्छ रहें। तो पशुपालन जो वो कर रहे थे, पशु की स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुद वो खुश रहें, इन सारी चीजों के बारे में पूजा पाठ में वो मांगते थे। लेकिन आप देखेंगे उत्तर वैदिक काल में यहाँ पे किस पे बात होने लग गई, यहाँ पे बात होने लग गई स्वर्ग जाने की, मोक्ष प्राप्त करने की। यहाँ पे बात होने लग गई पुनर्जन्म की। तो याद रखिएगा, ये सब आपका कब आता है, ये सब बाद में चीजें आती है। ठीक है। पुनर्जन्म। उसके अलावा ये वैदिक काल में आपका ये सारी चीजें आएगी, मोक्ष की बात आएगी, स्वर्ग की बात आएगी, पुनर्जन्म की बात आएगी। उसके अलावा वैदिक काल में, जब ऋग्वैदिक काल में आप देखेंगे, इसको ऋग्वैदिक लिखिए। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में आप जब देखेंगे तो वहां पे जो मेन आपके वो रहेंगे, देवता रहेंगे। तो मेन देवता कौन रहेंगे, यहाँ पे इंद्र रहेंगे मेन देवता। उत्तर वैदिक काल में यही कौन हो जाएगा, प्रजापति जी हो जाएंगे। ठीक है। त्रिमूर्ति का जो कॉन्सेप्ट है वो कब आता है, बाद में आता है। तो याद रखिएगा, त्रिमूर्ति जो है बाद में आता है। पहले ऋग्वैदिक काल में देवता इंपॉर्टेंट चल रहे थे, इंद्र, वरुण, मित्र, आपके अश्विन हो गए, पूषण हो गए, उषा हो गई, उषा हमारी देवी आपने पढ़ा है, सोम देवता हो गए, अग्नि देवता जो मध्यस्थता का काम कर रहे हैं वो हो गए। आपने ये चीजें यहाँ पे पढ़ ली।
इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में क्योंकि पशुपालन होता था, यहाँ पे क्या होता था, पशुपालन होता था, तो पशुपालन होता था इसलिए कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा गाय इंपॉर्टेंट होती थी। तो आप देखेंगे गविष्टि वर्ड आपको मिलेगा, गोमत आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है, अधन्या वर्ड मिलेगा गाय के लिए, जिसको ऐसा पशु जिसको आप मार नहीं सकते, तो ऐसे आपको वर्ड मिलेंगे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या हो गया, यहाँ पे कृषि इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि हमने लोहे की खोज कर ली। अब लोहे की खोज से कृषि इंपॉर्टेंट हुई, मतलब हमारे लिए भूमि इंपॉर्टेंट हुई। अब हम वनों को आराम से काट सकते थे क्योंकि हमारे पास कुल्हाड़ी लोहे की थी। वन ज्यादा से ज्यादा कटने लग गए, आपका जो एरिया था उसको, लैंड को हम कन्वर्ट करने लग गए एग्रीकल्चरल लैंड में, जो आपकी भूमि थी वो कृषि भूमि में बदलने लग गई। इससे क्या होगा, आपकी जैसे ही एग्रीकल्चर बढ़ेगा, एग्रीकल्चर वगैरह बढ़ा, युद्ध वगैरह बढ़ेंगे, जो आपका पितृसत्तात्मक समाज है उसमें वृद्धि होगी। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर आपका जो राजा है, राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। अब राजा की इंपॉर्टेंस बढ़ेगी तो पहले यहाँ पे जो आप टैक्स लेता था, जिसको हमने बताया था नाम उसका बलि, वो क्या होता था कि आप इच्छा अनुसार अपनी दे सकते हैं, स्वेच्छा से दे सकते हैं। लेकिन बाद में ये टैक्स क्या कर दिया जाता है, कंपलसरी कर दिया जाता है कि आपको इतना पोर्शन देना ही पड़ेगा। एक आपको भाग दूध करके मैंने क्या बताया था, रेवेन्यू कलेक्टर, राजस्व अधिकारी नाम बताया था ऋग्वैदिक काल में, याद है आपको। तो ये सारी चीजें जो है एक दूसरे से रिलेटेड है। अब धीरे धीरे आप देखेंगे जब हमारे पास एग्रीकल्चर अच्छा होने लग जाएगा, इसके बाद मैंने आपको एक वर्ड बताया था जन, है ना। पहले आपका था कुल, कुल से था ग्राम, ग्राम से था विश, विश के बाद जन, एक मैंने आपको जो प्रशासनिक इकाई बताई थी। तो जन जो है, जन जो है छोटे छोटे इलाके आप मान सकते हैं ना, छोटे छोटे कबीलों के इलाके थे। जैसे ही ये जन थोड़ा सा अपना और पैर निकालते हैं बाहर और एरिया अपने अंदर लाते हैं, तो वो कहलाता है जनपद। पद मतलब पैर हो गया आपका, तो पैर उन्होंने और बढ़ा के और एरिया पे कैप्चर करना चालू कर दिया। फिर बहुत सारे आपको जनपद दिखेंगे, जनपद भी आपके छोटे छोटे इलाके ही होते थे। जनपद के बाद आप देखेंगे कि फिर ये जनपद, मतलब ऐसे एक जनपद का जो राजा होगा उसको लगेगा कि और हम दूसरे जनपदों पे कब्जा कर लें और अपना एरिया बढ़ा लें, क्योंकि यहाँ पे लैंड इंपॉर्टेंट हो गई है, कृषि भूमि इंपॉर्टेंट हो गई है। तो फिर क्या होगा, ये आपके जनपद जो है वो फिर बनेंगे महाजनपद। तो फिर कॉन्सेप्ट आता है आपके महाजनपद का। और ये चीज हमें कहाँ मिलती है, तो ये आप एक दूसरे से रिलेट कर लेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे। अब मैं इसको मिटा रही हूँ, एक बार आप देख लीजिए अच्छे से, है ना, कैसे आपको वैदिक और ऋग्वैदिक और उत्तर वैदिक काल में डिफरेंस लेके चलना है, क्या क्या उसमें मेन डिफरेंस था। अगर कभी ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में ऐसा कुछ पूछा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में, तो भी आप अच्छे से उसको सॉल्व कर पाए, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे वर्ण व्यवस्था में जो कठोरता है वो कब आएगी, उत्तर वैदिक में आएगी। छुआछूत वगैरह कब स्टार्ट होगा, वो उत्तर वैदिक काल में होगा, है ना। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पे महाजनपद के बारे में हमें कैसे पता चला, हमें तो 2 ही सोर्सेस से पता चल सकता है, या तो कुछ लिखा मिला हो या हमने खुदाई करी हो वहां पे मिला। तो हमें लिखा कहाँ पे मिला है, हमें एक बौद्ध ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, है ना, उसके निकाय है, मतलब नाम जो है वो है अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय में आपको क्या मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा कि 16 महाजनपद हुआ करते थे भारत में। अब 16 महाजनपद ये किस टाइम की हम बात कर रहे हैं, तो ये हम बात कर रहे हैं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व मतलब हम यहाँ पे बीसी की बात कर रहे हैं, बिफोर क्राइस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि यहाँ से आपका 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, बिफोर क्राइस्ट तक, ये आपका ऋग्वैदिक काल चल रहा है, ठीक है, ऋग्वैदिक काल चल रहा है। फिर उसके बाद हमने देखा 1000 से 600 बीसी, बिफोर क्राइस्ट तक आपका उत्तर वैदिक काल चल रहा है, ठीक है, उत्तर वैदिक काल चल रहा है। अब आपको देखना है कि ये 600 के बाद जो है आपका, जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, 600 के बाद जो आपका 500 वाला टाइम आएगा, तो यहाँ पे क्या होता है, आपके महाजनपद धीरे धीरे यहाँ पे जैसे ही आपकी कृषि जो है वो बढ़ती जाती है। अब कृषि जैसे ही अधिशेष में होगी, आपके पास सरप्लस में आएगी, तो आप क्या करेंगे, आप कृषि से दूसरे कामों में भी ध्यान लगाना चालू करेंगे कि पेट भरने के लिए खेती तो हो जाएगी, तो फिर आप व्यापार में ध्यान देंगे, आप शिल्पकारी में ध्यान देंगे। तो धीरे धीरे जब आपका व्यापार बढ़ेगा, शिल्पकारी बढ़ेगी, ये इन सारी चीजों से क्या होगा, छोटे छोटे नगरों का विकास होगा। अब लोग क्या करेंगे, छोटा सा गांव से हटके थोड़ी दूर पे जाके रहने लग जाएंगे। वहां पे मान लीजिए जितने भी शिल्पकार हैं, बढ़ई हो गया आपका, उसके अलावा जुलाहा हो गया, उसके अलावा और मान लीजिए जितने भी मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हो गए, तो वो सब एक जगह पे जाके रहने लग गए। अब वो खेती तो कर नहीं रहे, इसलिए वो आपका गांव तो कहलाएगा नहीं। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो नगर की तरह डेवलप हो जाएगा।
और यहाँ पे आप देखेंगे कि फिर इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, नगर डेवलप होना चालू हो जाते हैं। तो इसीलिए हम आपकी जो 6वीं शताब्दी है, 600 के बाद के टाइम को द्वितीय नगरीकरण भी बोलते हैं। क्यों द्वितीय? क्योंकि पहला नगरीकरण जो है, अर्बनाइजेशन कब आता है, हड़प्पा के टाइम पे। द्वितीय आता है आपका 600 के बाद, जैसे ही हमारा उत्तर वैदिक काल, महाजनपद टाइम पे आप मान सकते हैं कि महाजनपद टाइम पे हमारा दूसरा नगरीकरण स्टार्ट होता है। ठीक है, महाजनपद की जानकारी आपको बता दी मैंने, अंगुत्तर निकाय में मिलता है। उसके अलावा जैन धर्म का है भगवती सूत्र। वैसे भगवती सूत्र में हमें नाम कुछ और मिलते हैं, जो अंगुत्तर निकाय मिलते हैं उनसे अलग मिलते हैं, लेकिन यह पता चलता है कि 16 महाजनपद होते थे, कुछ बड़े बड़े इलाके जहां पे एक राजा जो है वो राज्य किया करता था। तो ये जो महाजनपद थे भारत में कितने थे, 16। कहाँ मिलता है, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। याद रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन जो है, ये दोनों नाम, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें हमें 16 महाजनपद के बारे में पता चलता है। फिर बात करें सबसे शक्तिशाली जो महाजनपद कौन सा था, तो वो था मगध। और उसका रीजन ये था, उसका कारण ये था कि मगध का जो राजा था वो क्या था, बहुत ही ज्यादा महत्वाकांक्षी था कि हम और बड़ा अपना राज्य बनाएंगे, राज्य को धीरे धीरे साम्राज्य में डेवलप करेंगे, बहुत दूर तक हमारी शक्ति फैली होनी चाहिए। तो इसलिए आपका मगध जो है वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। महत्वाकांक्षी राजा के अलावा बहुत सारे कारण थे, इनकी राजधानी इतनी अच्छी लोकेशन पर थी कि हमला करना मुश्किल था, बहुत सारे कारण थे, है ना। एक कारण ये भी था कि राजा बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो आगे बढ़ना चाहते थे। तो आपका सबसे जो शक्तिशाली होता है वो मगध। और आप देखेंगे आगे चल के मौर्य साम्राज्य मगध में ही एस्टैब्लिश होता है ना, जो पूरा साम्राज्य बनाता है। फिर सबसे दक्षिणी में महाजनपद स्थित है आपका अश्मक। अभी हम मैप में भी देखेंगे तो सबसे दक्षिण में हो गया अश्मक। उसके अलावा उस समय पे तत्कालीन समय में, उस समय में 10 जो है वो गणतंत्र राज्य होते थे। राज्यों की बात करें, महाजनपद की नहीं, 10 गणतंत्र राज्य। अब ये गणतंत्र क्या है, आप देखेंगे जैसे आज के टाइम पे हमारे यहाँ राजतंत्र है, कहीं पे आपका गणतंत्र है, डेमोक्रेसी है ना। तो उस टाइम पे भी राजतंत्र होता था और एक होता था गणतंत्र। जो ये राजतंत्र है, यहाँ जो है राजा जो है वो होगा मुखिया आपका, ठीक है, और राजा का बेटा हमेशा राजा बनेगा, ऐसा चल रहा है ना। तो एक फैमिली हो गई पूरी जो राजा के फैमिली से मतलब बिलोंग करती है, उसी का बेटा फिर राजा बनेगा। राजा के हाथ में पूरी शक्ति होती है, राजा को कोई कुछ बोल नहीं सकता है ना, बहुत पावरफुल होता है। लेकिन दूसरी तरफ आपका है गणतंत्र। गणतंत्र में क्या होता है, कुछ लोग मिलकर राजा का चुनाव करते हैं। यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा, लेकिन जैसे आज के टाइम पे आप देखेंगे कि हम मिलके चुनाव करके बैठाते हैं मोदी जी को, है ना, हम अपने राजा को चुनते हैं। तो सेम वो आपका क्या हो गया, प्रोसेस गणतंत्र का प्रोसेस हो गया। तो यहाँ पे भी जो राजा होता था उसका क्या होता था, चुनाव होता था। ठीक है, ऐसे मान लीजिए 10 आपके क्या हो गए, आपके अलग अलग कबीले टाइप के हो गए या अलग अलग ग्रुप हो गए, वो आपस में फिर चुनते थे कि चलो इसको इस बार राजा बनाएंगे, इसको इस बार राजा बनाएंगे। अब मेन इन दोनों में फर्क क्या था, एक तो ये था कि यहाँ पे राजा जो होता था वो चुनाव के द्वारा नहीं आता था ना, शक्ति के द्वारा आता था, फिर राजा का बेटा राजा बन जाता था, ऐसा चलता था। लेकिन गणतंत्र में चुनाव होता था, जरूरी नहीं है कि राजा का बेटा ही अगली बार राजा बन जाए, चुनाव करेंगे, जो भी इस ग्रुप से ठीक ठाक होगा उसको हम बना देंगे राजा। इसमें क्या होता था, आप गणतंत्र में देखेंगे कि आपके जो गणतंत्र हैं वो बहुत ज्यादा रिजिड नहीं थे, है ना, उनके यहाँ जो सोसाइटी थी वो काफी मतलब ऐसा था कि लिबरल टाइप की थी। इसीलिए आप देखेंगे महावीर आपके जैन हो गए, गौतम बुद्ध हो गए, वो जिस राज्य से आते थे वो आपके गणतंत्र राज्य थे, क्योंकि वहां मतलब उनको दिख रहा था कि बहुत ज्यादा वर्ण व्यवस्था कठोर नहीं होनी चाहिए, वहां सोचने की थोड़ा आजादी इनसे ज्यादा थी। राजतंत्र में तो जो राजा बोल देगा वही करना पड़ेगा, है ना। इसके अलावा गणतंत्र जो होते थे वो एक तरीके से स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा होते थे। स्ट्रॉन्ग कैसे कि 10 लोग आपस में मिलके लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता था कि सिर्फ एक राजा है वो मर गया तो सब खत्म, नहीं, 10 लोग इकट्ठा मिलके लड़ते थे। तो स्ट्रेंथ इनकी शक्ति बहुत ज्यादा होती थी और इनको हराने के लिए ये होता था कि आपको फूट डालनी पड़ेगी, तब कहीं जाके वो अलग अलग होंगे, तो आप इनको हरा नहीं पाएंगे। लेकिन आपका जो राजतंत्र है, जैसे मगध हो गया, मगध बहुत बड़ा अगर साम्राज्य बन जाता है तो उनकी सेना बहुत ज्यादा होगी, उनके पास पावर बहुत ज्यादा होगी। और गणतंत्र जो होते थे वो छोटे छोटे इलाके में बसे होते थे और छोटा छोटा एरिया होता था, मतलब यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में नहीं होते थे। तो फिर जब बहुत बड़ी सेना आती थी तभी उनको हराया जा सकता था। कि जैसे अब आपका एक बार ऐसे मिलता है कि
मतलब आपके गौतम बुद्ध के टाइम पे वो बोलते हैं कि गौतम बुद्ध हमारे बताते हैं कि जो आपका गणतंत्र है वो सबसे ज्यादा क्या है, शक्तिशाली है, क्योंकि वो आपस में एक दूसरे की सहायता करते हैं युद्ध के टाइम पे। तो अजात शत्रु को उस टाइम पे हमला करना था, तो वो उनको बता रहे थे कि भाई वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होते हैं, तुम देख कर ही हमला करना, उनको हराना इतना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। आपको याद रखना है कि जैसे आज के टाइम पे हम देखते हैं कि कुछ जो है वहां पे राजतंत्र चलता है, कुछ में डेमोक्रेसी चलती है, गणतंत्र चलता है, ठीक है, रिपब्लिक हो गया आपका। सेम वैसे ही आज से मतलब हम 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं, है ना। 2000-3000 साल पहले हमारे भारत में ऐसी व्यवस्था थी कि हमारे राजा का चुनाव हुआ करता था, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 10 गणतंत्र में से 8 जो थे वो वज्जी संघ में थे। अभी आप देखेंगे 2 महाजनपद, एक हो जाएगा वज्जी और एक हो जाएगा आपका मल्ल। तो ये 2 महाजनपद जो थे ये कैसे थे, गणतंत्र से रिलेटेड थे, ठीक है। और फिर उनके अंदर अलग अलग संघ होते थे, जैसे मैंने बताया ना, बहुत सारे ग्रुप मिलकर जो है वो एक पूरा का पूरा क्या बनाते थे, महाजनपद बनाते थे। तो एक हो गया आपका मल्ल महाजनपद, जिसमें आपको क्या मिलेगा, गणतंत्र वाली व्यवस्था मिलेगी। एक हो गया आपका वज्जी महाजनपद, जहां पे आपको गणतंत्र वाली व्यवस्था मिलेगी। उसके अलावा मगध, अवंती, अस्मक, ये सब जो है वो राजतंत्र वाले हैं, ठीक है, जहां पे एक राजा का क्या होता था, कंट्रोल होता था। यहाँ पे मैंने मैप ऐड कर लिया, पहले आप नाम देख लीजिए तब आपको थोड़ा सा मैप समझ में आएगा। सबसे पहले है अंग। अंग का राजधानी हो गई चंपा, और कहाँ मिलेगा, ये बिहार में मिलेगा, मुंगेर वाले इलाके में। जो लोग बिहार के हैं वो एग्जैक्टली एरिया याद करेंगे, भागलपुर, मुंगेर। जो लोग बाहर के हैं, जैसे मान लीजिए कि यूपी के हो गए, मध्य प्रदेश के हो गए, उनको सिर्फ ये याद रखना है कि किस राज्य में स्थित है, बस इतने से काम हो जाएगा, बहुत डिटेलिंग नहीं चाहिए। लेकिन अगर आपके राज्य में स्थित है तो सीधी बात है, डिटेलिंग भी पूछी जा सकती है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे कि आपको डिटेलिंग पढ़नी है या सिर्फ राज्य के बारे में पढ़ना है। अंग जो हो गया, अच्छा, राजधानी जो है वो भी आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पूछा यही जाता है कि अंग की राजधानी क्या थी या अंग महाजनपद किस राज्य में स्थित था। 2 ही टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहले आप बताएंगे अंग, चंपा, और चंपा कहाँ की है, बिहार की है। तो चंपा की है बिहार, उसने अंग में क्या लगा रखा है, फूल लगा रखा है। आप ऐसे भी कुछ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि आपको चंपा करना है, अंग करना है और बिहार से रिलेट करना है। अंग, बिहार में चंपा जो नाम की लड़की है उसने अंग में अपने क्या लगा रखा है, फूल लगा रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ आप रिलेट कर सकते हैं। फिर मगध, मगध की पहले राजधानी थी गिरिव्रज, फिर बाद में हो जाती है राजगृह। तो आपको दोनों याद रखना है, एक में आपको मिलेगा गिरी, पर्वत से रिलेटेड, है ना, एक में मिलेगा गिरी, एक में मिलेगा राजगृह। तो आपको याद रखना है मगध में जो आपका गिरी है वो बहुत बड़े राजगृह में निवास करता था। मगध मिलेगा कहाँ पे, तो ये आपको पटना गया बिहार वाले इलाके में मिलेगा। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, जो हमारा गिरी है वो पटना में रहता है, और पटना में मगध वाले इलाके में रहता है, और बड़े से ग्रह में रहता है, बड़े से राजगृह में रहता है, ठीक है। तो हमारा जो गिरी है वो कहाँ रहता है, पटना में। पटना में भी कहाँ, तो मगध में, और वहां राजगृह में रहता है, बहुत बड़े राजगृह में रहता है, ठीक है। आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। फिर आता है वत्स। वत्स हो गया आपका कौशाम्बी, ये कहाँ मिलेगा, ये मिलेगा इलाहाबाद के आसपास, उत्तर प्रदेश में। तो इलाहाबाद करिए या प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज में। तो आपको याद रखना है कि जो हमारा वत्स है, प्रयागराज में आप जब जाते हैं, प्रयागराज में आप जब स्नान करने जाएंगे तो बहुत सारे आपको साधु संत मिलेंगे। तो हमारी कौशाम्बी भी जाती है प्रयागराज में स्नान करने। वहां पे एक साधु बोलते हैं, वत्स सुनो, तुम यहाँ पे स्नान करो, बहुत सारा पुण्य मिलेगा। तो वो आप अपनी लाइन ऐड कर सकते हैं। रिलेट कितना करना है, कौशाम्बी जाता है स्नान करने, वहां पे साधु बोलते हैं वत्स खुश रहो, कहाँ पे, प्रयागराज में। तो आपको वत्स रिलेट करना है। वत्स कहाँ पे बोल रहे हैं, प्रयागराज में। किसको बोल रहे हैं, कौशाम्बी को। तो वत्स, कौशाम्बी और प्रयागराज, ठीक है। फिर आता है काशी। काशी तो आपको याद ही रहेगा, बनारस वाले इलाके को हम कहते हैं काशी। उसकी राजधानी थी वाराणसी, और ये आपके बनारस वाला इलाका, वाराणसी के आसपास, ठीक है। फिर आता है वज्जी। वज्जी की वैशाली, मिथिला, विदेह, ये तीनों नाम आपको याद करना है। वज्जी की वैशाली, मिथिला, विदेह, जैसे मिथिला में आप जैसे रामायण वगैरह में भी इन सब का देखेंगे, मिथिला वगैरह का, है ना। तो यहाँ पे वज्जी, वैशाली, मिथिला, विदेह, ये बिहार वाले इलाके में, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, बिहार वाले इलाके में आपको मिलेगा। इसको कैसे याद कर सकते हैं, अब देखिए, मिथिला जो है, मिथिला नरेश, है ना, मिथिला नरेश, या मिथिला की कौन, मिथिला और वैशाली
दोनों कहाँ जाते हैं? वज्जी के पास जाते हैं। बिहार वाले इलाके में मिथिला और वैशाली दोनों वज्जी के पास जाते हैं। किससे मिलने के लिए? विदेह से मिलने के लिए। आप चाहे तो नाम से रिलेट कर सकते हैं या किसी और चीज से भी रिलेट कर सकते हैं। तो विदेह हो गया, ठीक है। विदेह का आप विदेश भी बना सकते हैं। तो जो हमारे बिहार की मिथिला और वैशाली है, दोनों जाना चाहते हैं विदेश। तो किससे मिलने गए हैं? वो वज्जी से मिलने गए हैं। कुछ पैसे वगैरह की व्यवस्था हो जाए तो विदेश घूमने जाया जाए, ठीक है। तो विदेश किसको घूमने जाना है? मिथिला को और वैशाली को विदेश घूमने जाना है। कहाँ की? बिहार की। किससे मिलने गई हैं? वज्जी से मिलने। विदेश हमने किसको रिलेट कर रखा है? विदेह से, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर आता है आपका कोशाला। याद रखिएगा, कहीं कहीं पे आपको कौशल मिलेगा, कहीं पे कोशाला मिलेगा। और जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो आप वैसे भी SHALA लिखेंगे, तो उसमें कोशाला ही रहेगा। कौशल हो गया, कोशाला हो गया। तो जो आपका कौशल है, ये श्रावस्ती और अयोध्या इसकी राजधानी हो गई। तो हमारी जो कौशल है, कौशल नाम का जो व्यक्ति है, वो अपनी वाइफ या अपनी गर्लफ्रेंड श्रावस्ती के साथ कहाँ जाता है? अयोध्या घूमने। वैसे अयोध्या घूमने जा रहे हैं तो वाइफ ही बना देते हैं। जो हमारा कौशल है वो श्रावस्ती के साथ, अपनी वाइफ श्रावस्ती के साथ अयोध्या घूमने जा रहा है। अयोध्या कहाँ मिलेगा? उत्तर प्रदेश में, ये आपको पता ही है, ठीक है। ये नाम भी अब बदल गया है, तो ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कौशल है, कौशल अपनी वाइफ श्रावस्ती के साथ अयोध्या घूमने गया है उत्तर प्रदेश में। तो श्रावस्ती, अयोध्या, कौशल हो गया महाजनपद। फिर आता है सूरसेन। सूरसेन कहाँ का था? मथुरा का। मथुरा आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में। तो आप देखेंगे मथुरा से कौन हमारे हैं? कान्हा जी। कान्हा जी के पास बहुत सूरवीर टाइप के लोग आए लड़ने के लिए, सबको कान्हा जी ने हरा दिया। तो मथुरा से रिलेट करना है सूरवीर टाइप के, कि हमारे कान्हा जी थे सूरवीर, सूरसेन, ठीक है। तो सूरवीर कौन थे? कान्हा जी। मथुरा से रिलेट हो ही जाएगा कान्हा जी। तो मथुरा, कान्हा जी क्या थे? बहुत सूरवीर थे। और ये कहाँ से रिलेटेड हो जाएगा? आपका उत्तर प्रदेश से, ठीक है। फिर आता है मत्स्य। मत्स्य मतलब आपका मछली। मछली जो है विराटनगर, जयपुर, राजस्थान। तो राजस्थान की बात करें, राजस्थान में आपको विराट क्या मिलेंगी? मछली मिलेंगी, ठीक है। या आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं कि जो विराट कोहली है वो राजस्थान में जब जाता है तो मछली खाता है, फिश खाता है, ठीक है। तो आप इससे भी मत्स्य से रिलेट कर सकते हैं, बिल्कुल आपके ऊपर है ये। तो ये हो गया राजस्थान। जब विराट कोहली जाएगा राजस्थान में तो क्या खाएगा? फिश खाएगा, मत्स्य खाएगा। तो ये हो गया आपका मत्स्य। फिर आता है आपका अवंती। अवंती कहाँ मिलेगा आपको? अवंती की दो राजधानी मिलेगी, एक तो उज्जैन या उज्जैनी, ठीक है, उज्जैनी, और दूसरा आपका माहिष्मती। माहिष्मती साम्राज्य, बाहुबली में तो सुना ही होगा आपने। तो माहिष्मती साम्राज्य किसके अंतर्गत था? अवंती के अंतर्गत। दो राजधानी थी, उज्जैनी और महिष्मती। ये आपका मध्य प्रदेश से रिलेटेड हो गया, ठीक है। फिर आता है उसके बाद मल्ल। याद रखिएगा, अवंती, वैसे भी आपको अवंती तो याद ही रहेगा, उज्जैनी वाला इलाका, उज्जैनी, महिष्मती, मध्य प्रदेश। फिर आता है मल्ल। मल्ल के हो गया कुशीनारा या पावा राजधानी, ये हो गया उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो यहाँ पे कुशी का आप कर सकते हैं खुशी, खुशी। मल्ल की बात हमने करी, मल्ल क्या था? ये आपका गणतंत्र था, मतलब वहां पे चुनाव होता था राजा का। तो यहाँ पे जो मल्ल है, मल्ल नाम का जो व्यक्ति है, ठीक है, वो बहुत क्या होता है? खुशी होता है। खुशी होता है जब वो पा जाता है, ये पावा, क्या पावा? जब वो राजा की गद्दी पाता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है। कौन? मल्ल। मल्ल नाम का व्यक्ति है, वो बहुत ज्यादा खुश होता है। कब खुश होता है? जब वो राजा की गद्दी पा जाता है। तो पावा, क्या पावा? राजा की गद्दी, क्योंकि चुनाव करके हम करवाते हैं, है ना। इलेक्शन में जैसे ही जीतता है तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इलेक्शन कल चल कहाँ रहा है? तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में चल रहा है। तो मल्ल नाम का व्यक्ति कहाँ से रिलेटेड है? उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। अब ये याद रखिएगा, हम जितनी चीजें पढ़ रहे हैं, अभी ओवर कॉन्फिडेंस में मत चले जाइएगा कि एक बार में आपको हर एक चीज याद हो जाएगी। आपको ट्रिक के माध्यम से 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार में कुछ भी याद नहीं होता है ना। एक बार में आपके दिमाग में बैठेगा, उसको अच्छे से बैठाने के लिए, सुलाने के लिए अपने दिमाग में क्या करना पड़ेगा? आपको बार बार रिवीजन करना पड़ेगा, इसलिए रिवीजन जरूर करिएगा। फिर आता है आपका अश्मक। अश्मक का पैठन हो गया या पोटली हो गया, ये कहाँ मिलेगा आपको? गोदावरी नदी का क्षेत्र। ये आपको मैं बता रही कि सबसे कहाँ मिलेगा? दक्षिण में अश्मक। तो अश्मक जो है, अश्मक, वैसे अश्मक से मुझे एक चीज याद आती है, मेरे यहाँ बघेलखंड में एक अहिमक करके वर्ड है। अहिमक मतलब बहुत ज्यादा, अहिमक ठंडा है या अहिमक गर्म है, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा है। तो अहिमक जो वर्ड है वो अश्मक से रिलेटेड हो जाता है, लेकिन आप सीधी बात है अपने हिसाब से बनाए। अश्मक जो है वो, अश्मक नाम का व्यक्ति जो है वो पोटली में जाता है, मतलब कहीं पे अगर घूमने जाएगा तो पोटली लेके जरूर जाएगा।
किससे रिलेटेड है? गोदावरी। या गोदावरी नदी के किनारे जब जाता है पैठन, पैठन से आप बैठन भी कर सकते हैं, ठीक है, कि हमारा जो अश्मक है गोदावरी नदी के पास बैठने जाता है, बैठन के लिए जाता है, तो पोटली लिए रहता है, खाने पीने की चीजें जरूर लेके जाता है अपनी पोटली में। पोटली, पैठन, अश्मक कहाँ पे जा रहे हैं घूमने? गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है। फिर हो गया आपका पांचाल। पांचाल नरेश सुना ही होगा, हमारी पांचाल रानी। पांचाल जो थी कहाँ, इनकी राजधानी थी अहिछत्र और कामपिल्य। तो अहिछत्र और कामपिल्य ये कहाँ मिलेगा आपको? उत्तर प्रदेश, बरेली वाला इलाका। इसको कैसे रिलेट करेंगे? पांचाल, या तो आप चाहे तो पांचाली से रिलेट कर सकते हैं। इमेजिन कर लीजिए हमारी जो पांचाली थी उनका अहिछत्र, एक छत्र राज चलता था किस पे? कामपिल्य पे। ये कामपिल्य को आप किसी भी काम से रिलेटेड कर सकते हैं कि किसी भी काम में हमारी जो पांचाली जी थी उनका एक छत्र राज चलता था, ठीक है, एक छत्र राज चलता था। हमारी जो पांचाली जी थी महाभारत के टाइम पे कोई भी काम करवाना उनका एक छत्र राज चलता था, उन्होंने जो बोल दिया वही करना पड़ेगा। और ये सब कहाँ था? उत्तर प्रदेश में। तो जो हमारी पांचाली जी थी वो कहाँ से रिलेटेड थी? उत्तर प्रदेश से। आप ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर आता है चेदी। चेदी का हो गया शक्तिमती, ये बुंदेलखंड वाला इलाका। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का वाला जो बुंदेलखंड वाला इलाका है ना, मध्य प्रदेश में भी आता है। तो उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में जो बुंदेलखंड वाला इलाका आता है वहां पे आपको चेदी मिलेगा। चेदी, शक्तिमती। अब देखिए शक्ति बहुत दिखाए अगर कोई, बुंदेलखंड वाले अगर बहुत शक्ति दिखाएं तो आप क्या करिए? उनको इंजेक्शन से छेद दीजिए। अब इतना जोर से इंजेक्शन लगेगा कि चिल्लाने लग जाएंगे। तो चेदी, चेदी का आप छेदी से भी कर सकते हैं, है ना। छेदी, आपने क्या छेदा? बुंदेलखंड वालों को छेदना है इंजेक्शन से। उससे क्या होगा? उनकी शक्ति, जितनी शक्ति वो दिखा रहे हैं वो निकल जाएगी। तो शक्तिमती, छेदी, और ये हो गया आपका बुंदेलखंड वाला इलाका। याद रखिएगा बुंदेलखंड वाला इलाका यूपी और मध्य प्रदेश वाला इलाका है, ठीक है। फिर आता है कुरु। ये तो आपने महाभारत में जरूर सुना होगा, कुरु नरेश। कुरु कहाँ? कुरु की राजधानी हो गई आपके इंद्रप्रस्थ। ये कहाँ मिलेगा आपको? मेरठ, दिल्ली, हरियाणा वाला इलाका, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको उत्तर में मिलेगा। अगर भारत का मैप आपको अच्छे से याद है तो उत्तर में जाके दिल्ली, मेरठ वाला जो इलाका है वहां पे आपको मिलेगा कुरु, इंद्रप्रस्थ, ठीक है। फिर उसके नीचे आप देखेंगे पांचाल जो है, पांचाल नरेश हमारे कहाँ पे आएंगे? ये आपके बदायूं थोड़ा अंदर वाले इलाके में आएंगे। और ये जो आपके हैं और ज्यादा अंदर जाएंगे, जैसे मगध वगैरह आपका बिहार में जाएगा। फिर आता है कंबोज। कंबोज हो गया हाटक या राजापुर, ये मिलेगा आपको पाकिस्तान में। दो ऐसे महाजनपद थे जो कि हमें पाकिस्तान में मिलेंगे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाले इलाके में। एक था कंबोज, एक था गांधार। गांधार नरेश आप देखते ही है ना, गांधारी जी रहती हैं। तो गांधार नरेश कहाँ था? राजधानी तक्षशिला। तक्षशिला विश्वविद्यालय देखते ही हैं। ये कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका। तो एक हमें क्या मिलेगा? कंबोज। कंबोज को आप मतलब यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे कर सकते हैं कम बोझ, है ना। हमने कम बोझ किस पे दे रखा है? हमने दे रखा है पाकिस्तान पे। या फिर पाकिस्तान का जो राजा है वो थोड़ा सा क्या हुआ है? हटका हुआ है, तो हमने उस पर बहुत कम बोझ दे रखा है। किसका? सोसाइटी का, या मान लीजिए पैसों का। तो जो पाकिस्तान का राजा है उस पर हमने कम बोझ दे रखा है। तो कम बोझ क्यों दे रखा है? क्योंकि थोड़ा सा हटका हुआ है। तो हाटक, राजापुर, कंबोज कहाँ मिलेगा आपको? पाकिस्तान में। उसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने सुना है, तक्षशिला कहाँ मिलेगा आपको? गांधार। गांधार, कांधार आपने सुना ही है, वहीं से रिलेटेड है सारी चीजें। तो गांधार नरेश या गांधारी आप याद कर सकते हैं। कहाँ थी गांधारी? तक्षशिला में पढ़ती थी वो, बहुत अच्छी पढ़ी लिखी महिला थी। तो ये हो गया आपका तक्षशिला। और ये कहाँ मिलेगा? पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका। दो आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। ये आप देख लीजिए मैप में, ठीक है। मैप में यहां से चालू करते हैं हम। एक बार आपको अच्छे से याद हो गया, जैसे यहां से हम अंग से चालू करते हैं। ये हो गया अंग, अंग चंपा बिहार, फिर ठीक है। उसके बाद आ गया आपका मगध, राजगृह हो गया और गिरिव्रज हो गया। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे वज्जी वाला इलाका हो गया, एक आपका मल्ल वाला इलाका हो गया, ठीक है। एक आपका हो गया कौशल, बहुत ज्यादा कौशल था, है ना। उसके अंदर कौशल जो अपनी श्रावस्ती घुमाने लगे था, अयोध्या। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा काशी, बनारस वाला इलाका। फिर यहाँ पे आपको ये मिलेगा चेदी, बुंदेलखंड में चेदी वाला इलाका मिलेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा वत्स, प्रयागराज वाले इलाके में मिलेगा आपको वत्स। फिर कौशल हो ही गया। यहाँ पे फिर आपको मिलेगा पांचाल,
पांचाल, नरेश। फिर जैसे ही ऊपर जाएंगे, अब देखिए मैप आप देखते चलिए, यहां से हम ऊपर बढ़ रहे हैं, ऊपर आपको मिलेगा यहाँ पे जाके कुरु, है ना, कुरु इंद्रप्रस्थ। यहाँ पे राजस्थान वाले इलाके में आपको एक मिल रहा है ना, कौन सा, यहाँ पे अच्छे से लिखा नहीं हुआ है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ये तो आपका पाकिस्तान वाला इलाका हो गया, ये यहाँ पे सॉरी, ये यहाँ पे आपको मिलेगा मत्स्य। विराट जो है हमारा वो राजस्थान जाके क्या खाता था, ये आपका यहाँ पे है भारत, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो ये यहाँ पे आपको राजस्थान वाले इलाके में मिलेगा मत्स्य, मछली खा रहा था ना राजस्थान में जाके विराट। फिर यहाँ जब आप जाएंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला इलाका, तो एक को तो मिलेगा आपको गांधार, गांधारी जहां की थी, और एक मिलेगा आपको कंबोज। हमने कंबोज किस पे दे रखा है, पाकिस्तान वाले राजा पे, राजापुर हो गया, क्योंकि वो हटका हुआ है, थोड़ा सा हाटक हो गया। तो ये आपको रिलेट करते हुए चलना है, ठीक है। फिर आप उज्जैन वाले इलाके में आएंगे तो आपको मिलेगा अवंती, और उसके नीचे जैसे ही आएंगे तो ये देखिए सबसे दक्षिण में आपको मिलेगा अश्मक। जो हमारा अश्मक है वो क्या है, सबसे साउथ में है, गोदावरी नदी के किनारे जाके अपनी पोटली ले जाके क्या करता है, बढ़िया बैठ के खाता पीता है। तो ये हो गए आपके महाजनपद। कहाँ पे मिले हैं आपको, अंगुत्तर निकाय या भगवती सूत्र में लिखा हुआ मिला है, ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपको मैंने पुराने लेक्चर से भी ले लिए हैं। जैसे पहला हो गया आपका, कौन सा ऋण नहीं है इसमें से, देव ऋण, भूत ऋण, पितृ ऋण या ऋषि ऋण। मैंने आपको बताया था कि 3 है, मतलब चौथा आपका गलत कर सकता है। तो आपको देव ऋण पता है, पितृ ऋषि याद रखिएगा, भूत ऋण नहीं है ना, आपको भूत यज्ञ जरूर मिलेगा, ऋण नहीं है लेकिन, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ही ऋण है, देवताओं के लिए, ऋषि के लिए और अपने पितृ के लिए। फिर आपको बताना है कृषि का विस्तृत वर्णन किस ग्रंथ में किया गया। मैंने बताया ना, जुताई, बुआई, मड़ाई हर चीज मिली है, किसमें मिली है, तो हमने किसमें, यजुर्वेद, शतपथ ब्राह्मण, मुंडक उपनिषद या विष्णु पुराण। याद रखिएगा शतपथ ब्राह्मण में डिटेल हमको मिला है कृषि के बारे में, ठीक है, आपको याद ही होगा, हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। फिर आपका ये क्वेश्चन आता है, वर्तमान उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद में से कुल कितने महाजनपद स्थित थे। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीएससी आरओ में आया हुआ है। अब देखिए ये हम यहाँ से काउंट ही कर लेते हैं तो आपको भी अच्छे से याद रहेगा। चलिए काउंट करते हैं। एक तो हो गया आपका कुरु, याद है कुरु, उसके बाद आपका एक हो गया चेदी, फिर एक हो गया आपका पांचाल, एक हो गया आपका यहाँ पे मल, ये हो गया आपके 4, 1 2 3 4, है ना, तो 4 आपके ये हो गए। फिर नेक्स्ट पेज में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे एक तो सूरसेन मथुरा वाला इलाका, एक आपको अयोध्या कौशाला वाला इलाका, एक आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में बनारस काशी वाला, एक मिलेगा आपको प्रयागराज वत्स वाला इलाका, ठीक है। तो ये हो गए यहाँ पे 4, मतलब टोटल कितने हुए 8। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में पूछा हुआ है, बिहार वाले अपना जरूर काउंट कर लेंगे। 8 है टोटल महाजनपद, ठीक है, 8 महाजनपद है टोटल 16 महाजनपद में से। तो 16 में से आधे 8 तो आपको कहाँ मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश में ही मिल जाएंगे, ठीक है, ये याद रखिएगा। 2 पाकिस्तान अफगानिस्तान वाले इलाके में, एक आपका साउथ में हो गया असमक, अवंती, और आपका जो चेदी है वो थोड़ा मिक्स है, कहाँ पे, एमपी वाले इलाके में, बचा हुआ बिहार में हो गया मगध वगैरह। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। ऐसे पर्टिकुलरली अगर उस मतलब राज्य से संबंधित कोई पेपर है, यूपी से रिलेटेड कोई पेपर है, तो उसमें सीधी बात है थोड़ा डिटेल में आएगा अपने इलाके के बारे में, तो आप वो जरूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। फिर आता है कौशाम्बी किस महाजनपद की राजधानी थी। ये बिहार पुलिस एसआई में आया था कौशाम्बी के बारे में। हम कौशाम्बी को क्या कह रहे थे, याद है, कौशाम्बी काशी, वत्स, कौशल या कुरु। अब आपको बताना है कौशाम्बी किसकी राजधानी थी। काशी का तो हमने बनारस पढ़ा है ना। वत्स किसको हम बोल रहे थे, वत्स कौशाम्बी को बोल रहे थे, याद है। कौशाम्बी गया था कहाँ पे, ये गया था प्रयागराज, जब हमने बोला था वत्स कुछ खाते पीते जाओ, ठीक है। कौशल का हमें याद है श्रावस्ती है, अयोध्या लेके गया था अपनी वाइफ को। कुरु का हो गया इंद्रप्रस्थ। तो अगर आपको नहीं भी याद आ रहा तो आप दूसरों के याद कर लीजिए कि दूसरों के आपके क्या थी राजधानी, तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। कौशाम्बी वत्स, ठीक है, वत्स खुश रहो, कहाँ पे बोल रहे थे, प्रयागराज में। ये आपको याद रखना है। सारी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उसके अलावा जितनी भी चीजें हम कर रहे हैं रिवाइज जरूर करते चलिएगा। जो चीजें आपको डाउट कहीं पे भी आते हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। लाइक और शेयर जरूर करिएगा, बच्चों को बहुत पसंद आ रहा है। आई होप आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे। कोई भी डाउट है आप जरूर पूछिए, कॉल मैसेज भी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।